हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया था फोर्स और कितने तरह के फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी और शॉर्ट में मैंने आपको बताया था इनर्शिया क्या होता है और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। लेकिन आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और इनर्शिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि मैंने ये मार्कर रख दिया मैंने इस टेबल पे। जब तक मैं इस मार्कर को नहीं उठाऊंगी ये मार्कर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, मान लो आपने बुक रखी, ठीक है, आपका पढ़ने का मन नहीं है, आपने बुक रखी, आपको पढ़ने का मन हुआ तो आपको बुक उठानी पड़ेगी। वो बुक खुद चल के आपके पास नहीं आएगी। आप बुक उठा रहे हो, इसका मतलब आप उसको एक एक्सटर्नल फोर्स देते हो। ठीक है, मैंने ये मार्कर उठा लिए हैं, इट मीन्स मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स दिया जिसकी वजह से ये मार्कर जो मेरे हाथ में आ गए, खुद ब खुद तो आए नहीं। तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को अगर मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से रिलेट करूँ उसकी स्टेटमेंट से, तो स्टेटमेंट सुनिए क्या है। न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। मार्कर मैंने टेबल पे रख दिया तो टेबल पे ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। आप कार चला रहे हैं, वो कार तब तक मोशन में रहेगी, तब तक मोशन में रहेगी, कब तक? जब तक आप उस पर ब्रेक नहीं लगा देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को दोबारा समझिए। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन unless it is acted upon by some external force। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसको समझिए। बुक टेबल पे रखी है, मैंने उसको नहीं छेड़ा तो वो टेबल पे रखी रहेगी। इट मीन्स ये एग्जांपल हो गया रेस्ट का। ठीक है। आपने कार स्टार्ट कर दी, कार चल रही है, कब तक चलेगी? जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएंगे। इट मीन्स मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। लेकिन मैंने कंडीशन बोली जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएंगे। इट मीन्स जो आप ब्रेक लगाएंगे वो क्या है, उसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स है। और यही न्यूटन ने कहा था, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। A body in motion will remain in motion unless it is acted upon by some external force। ठीक है। इसका एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप लीव्स का दे देते हैं। लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री, व्हेन शेकन, व्हेन ब्रांचेस आर शेकन। अब इसको हिंदी में बताती हूँ क्या है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आप खुद लिख सकते हैं पेपर में। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। कोई बॉडी अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। ठीक है। अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट गति में है तो वो गति में रहेगा। कब तक? जब तक मैं उस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगा देती, मैं बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा देती, तब तक वो ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा। अब एक बात बताएं, मैंने यहाँ पे लिखा अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। ये एग्जांपल हम कर चुके हैं कि एक बुक रखी है, वो जब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक मैं उसको नहीं उठाऊंगी, जब तक वो अपनी जगह नहीं बदलेगी। मतलब मेरा उठाना क्या है, एक बाहर से फोर्स देना है। ठीक है। नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिखा, लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री व्हेन ब्रांचेस आर शेकन। देखिए, पेड़ शांत है, ठीक है, पत्ते नहीं गिरते हैं। भैया बहुत तेज आंधी आ जाती है तो जो है पत्ते जो हैं गिरने शुरू हो जाते हैं और पेड़ भी गिर जाता है। मतलब जब तक आंधी नहीं आई थी, जब तक बहुत तेज हवा नहीं आई थी, तब तक पेड़ ठीक था। ठीक है। जब बाहर से एक फोर्स आया, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड आई या तूफान आया, आंधी आई, तो जो पत्ते हैं गिरने शुरू हो गए, जो उसके फ्रूट थे वो गिरने शुरू हो गए।
तो क्या हुआ, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है आपका, आंधी तूफान, या मान लो हमने ही ब्रांच हिला दी ट्री की तो पत्ते जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं इनर्शिया। इनर्शिया को हम बोलते हैं इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। ठीक है, मैंने लिखा इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। दो वर्ड होते हैं, एक होता है एबिलिटी और एक होता है इनएबिलिटी। एबिलिटी मतलब हम उस काम को कर पाते हैं, इनएबिलिटी मतलब हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मोशन और रेस्ट कब बदला, जब हमने बाहर से कोई फोर्स दिया। ठीक है, ये बॉक्स था, ये बॉक्स अपनी जगह पे रहेगा जब तक यहाँ से कोई फोर्स नहीं लग जाएगा। अब इनर्शिया इसका उल्टा होता है। इनर्शिया में क्या है, एक बॉडी की इनएबिलिटी कि वो अपनी जगह को ना बदल पाए। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। समझ में आया क्या बोला मैंने? इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, मतलब वो अपनी स्टेट को नहीं बदल पाता। जिस भी स्टेट में वो है, उस टाइम जिस स्टेट में वो है उसी टाइम वही उसी स्टेट में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक हम कोई बाहर से फोर्स ना लगा दें। ठीक है, आप बस में जाते हैं, आपने बस में ट्रेवल किया, आपने क्या किया, बस खड़ी है, आप बस में बैठ गए। ठीक है, तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है, बस चली और एकदम से क्या हुआ, बस स्टार्ट हुई तो आप क्या करते हैं, आप पीछे की तरफ आ जाते हैं। पीछे की तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी जब बस खड़ी थी तो आप रेस्ट में थे। ठीक है, जब बस खड़ी थी तो आप रेस्ट में थे, मतलब आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और जब बस चली तो मतलब क्या है, वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसने आपको हिलाया है। ठीक है, आप रेस्ट में हो लेकिन बाहर से एक ऐसा फोर्स आया जिसने आपको हिला दिया। ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया, अपनी स्टेट को ना बदल पाना। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे। इस सिचुएशन को बोलते हैं इनर्शिया। और अगर हम बात करें इनर्शिया की, तो इनर्शिया जो है 3 टाइप्स का होता है। वन इज रेस्ट, सेकेंड इज मोशन एंड थर्ड इज डायरेक्शन। ठीक है, अब इनको समझते हैं, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन क्या होता है। देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को अगर हम बोलें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, किसी भी बॉडी की एबिलिटी कि वो अपनी स्टेट को, रेस्ट की स्टेट को ना बदल पाए। अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ दिया था, लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री। ठीक है, ये देखो मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ, एक ये ट्री था, ठीक है, और इसकी ब्रांचेस हैं, काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, आपने क्या किया, इस ब्रांच को हिला दिया। ये ट्री जो है रेस्ट में था, आपने ब्रांच को हिला दिया। ट्री रेस्ट में था, इट मीन्स जो लीव्स हैं वो रेस्ट में थे, राइट। लेकिन आपने क्या किया, उस ट्री को हिला दिया। तो इसमें क्या हुआ, जो ब्रांचेस थी, इसकी जो शाखाएं थी, वो तो मोशन में आ गई क्योंकि उनको आपने हिला दिया। लेकिन पत्ते जो है वो रेस्ट में ही थे, और जैसे ही आपने उसको हिलाया, पत्ते जो है नीचे गिरना शुरू हो गए। तो अगर आपको पूछा जाए, लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन, यानी कि जब हम उसकी ब्रांचेस को हिलाते हैं, शाखाओं को हिलाते हैं, तो लीव जो है ट्री से अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप इसको लिखेंगे, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, जब आपने नहीं हिलाया था तो ब्रांच और जो लीव्स हैं,
या मान लो फ्रूट है, वो दोनों रेस्ट में थे। ठीक है, आप इसको समझिए कैसे लिखना है। हिलाने से पहले ब्रांच और जो लीफ है, जो लीव्स हैं आपके, वो रेस्ट में थे। ठीक है, आफ्टर शेकन, जब आपने उसको हिला दिया तो जो ब्रांच है वो मोशन में आ गई और जो लीफ है वो रेस्ट में ही रहा। ठीक है, तो ब्रांच क्या हुआ, मोशन में आ गई और लीफ जो है वो रेस्ट में ही रहा। और जैसे ही आपने उसको हिलाया तो जो लीव जो हैं वो उस ब्रांच से अलग होना स्टार्ट हो गए और जो फ्रूट है या लीफ है वो नीचे गिरना शुरू हो गए। ठीक है, इसका मतलब लीव अपनी स्टेट नहीं बदल पाया, रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहा, इसलिए मैंने क्या बोला उसको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। राइट, इसका एक एग्जांपल मैं और देती हूँ आपको कि जो एक कारपेट होता है, कारपेट जो आप अपने दरवाजे के बाहर भी रखते हैं जिसमें वेलकम भी लिखा होता है, इससे आपको याद आ जाएगा, जब भी आपकी मदर झाड़ू लगाती है तो वो उस कारपेट को क्या करती है, या तो दीवार से मारते हैं या उसको झाड़ू से पीटा जाता है या स्टिक से पीटा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, सोचे ऐसा क्यों करते हैं कि उसको या तो दीवार से मारा जाएगा या उसको स्टिक से मारा जाएगा, ऐसा क्यों? देखिए, जब भी हम कारपेट को साफ करते तो हम क्या करते हैं, उसको स्टिक से मारना शुरू कर देते हैं। इट इज़ बिटन विद अ स्टिक। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, वाई डस्ट पार्टिकल्स कम आउट व्हेन बिटन विद अ स्टिक, मतलब डस्ट पार्टिकल्स बाहर क्यों आ जाते हैं जब उनको हम स्टिक से मारते हैं। तो आपका आंसर हमेशा रहेगा इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब कैसे रहेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट? देखो, जब आपने कारपेट को उठाया तो मतलब कारपेट आ गया, पहले कारपेट और डस्ट दोनों रेस्ट में थे। ठीक है, जब आपने कारपेट को पीटना शुरू किया तो कारपेट मोशन में आ गया। ठीक है, जब आपने इसको स्टिक से पीटना शुरू किया तो कारपेट मोशन में आ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल्स जो है वो रेस्ट में ही रहे। डस्ट पार्टिकल्स को फर्क पड़ेगा नहीं, तो जैसे ही इसकी पिटाई हुई डस्ट पार्टिकल्स जो है वो निकल के बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए डस्ट पार्टिकल पहले भी रेस्ट में था और पिटने के बाद भी रेस्ट में ही रहा। तो इसीलिए मैंने इसको आपका एग्जाम्पल दिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको देखते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, वो रेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, उसकी इनएबिलिटी नहीं है कि वो अपनी स्टेट को बदल पाए। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अ पर्सन ट्राइंग टू गेट डाउन फ्रॉम ए रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड, मतलब एक आदमी अगर रनिंग बस में उतरने की कोशिश करता है, चलती हुई गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है, तो वो आगे की तरफ क्यों गिरता है? तो आप इसको बताएं ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी कोई बंदा रनिंग बस से उतरने की कोशिश करेगा, वो आप भी हो सकते हो, वो मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जब वो उसे उतरने की कोशिश करेगा तो जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन होता है बॉडी का, वो मोशन में रहता है। ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मोशन में है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इनर्शिया की वजह से उस गाड़ी के साथ साथ चलते चले जाते हैं। हम मोशन में हैं, हम अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, मतलब हम रेस्ट में नहीं आ सकते। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, आप क्या करते हैं, जब भी आप चलती बस से उतरते हैं तो आप अपने पैर को भी नीचे लगा लेते हैं। ठीक है, और हमें बोला जाता है कि आप उसकी स्पीड के साथ ही चलते चलो। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। जो भी व्हीकल चल रहा है, आपका बस है, ट्रेन है, और आप उसे उतरने की कोशिश करते, जो हमारा बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन है ये मोशन में रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब मान लीजिए मैंने पैर भी नीचे लगा लिया, तब भी मेरा जो बॉडी का पोर्शन है वो मोशन में ही रहेगा और हम जो है आगे की तरफ चलते चले जाते हैं। हम अपनी स्टेट को नहीं बदल पाते। यही तो इनर्शिया कहता है कि अपनी स्टेट को नहीं बदल पाना, इट इज़ इनर्शिया, दैट इज़ जड़त्व। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल और भी है, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि पैसेंजर्स जो हैं वो पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड और बैकवर्ड, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। देखिए, याद रखिए, जब भी फॉरवर्ड की बात आती है, आगे की तरफ जाने की बात आती है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, और जब हम बैकवर्ड की बात करते हैं तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको भी समझते हैं
देखिए जब मूविंग बस, जब एक बस चलती है तो हर चीज़ मोशन में होती है, ठीक है। एक बस चली तो मैं मोशन में थी, मैं बस में बैठी हूँ तो मैं मोशन में हूँ, ठीक है। अब मोशन में किस तरीके से होते हैं, जितने भी पैसेंजर्स होंगे सब मोशन में होंगे बस जब चल रही है, ठीक है, क्योंकि हम बस के साथ साथ चलते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, जो हमारा अपर पोर्शन होता है वो मोशन में रहता है और जो लोअर पोर्शन होता है वो रेस्ट में रहता है, ठीक है। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हमारी ऊपर वाली जो पोर्शन है बॉडी का वो मोशन में है, तो हम जो है आगे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एक रुकी हुई बस में बैठते हैं, जब हम रुकी हुई बस में बैठते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम जो है पीछे की तरफ गिरते हैं और जब मोशन में होती है बस तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये एग्जांपल्स आपके इनर्शिया ऑफ मोशन के। एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब अपने डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाना। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे बारिश में आप छाता यूज़ करते हैं तो छाते से जो पानी है वो इसी डायरेक्शन में ऐसे ही गिरेगा और आप भीगते नहीं हैं, ठीक है। तो ये है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। या एक जो पहिया होता है वो जब कीचड़ में चलता है तो आप देखोगे उसके ऊपर एक मडगार्ड लगा होता है ना, तो जो भी कीचड़ होता है वो आपके इस मडगार्ड में घुसता चला जाता है और आपके जो हैं कपड़े गंदे नहीं होते हैं, ठीक है, या गाड़ी गंदी नहीं होती है, यहाँ पे मडगार्ड गंदा होता है बस। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, ठीक है। ये तो था इनर्शिया। अब इनर्शिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन तो मैंने लिखी हुई है, इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। सेकेंड है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इसको समझते हैं क्या है, मैं इसको ये लिख देती हूँ, मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया के। इसको कैसे बोल देंगे, अब देखो, इसका कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा है, मास अगर बढ़ता है तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, और अगर मास कम है, ये इंक्रीज़ का सिंबल है, डिक्रीज़ का है, तो मास कम है तो उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी कम होगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए, एक का मास 1.85, 1.25 और एक का है 1.15, और मैंने आपसे पूछा कि इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो है इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। और ये जो सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, मतलब ये वाली चीज़ इधर वाली चीज़ बढ़ेगी तो इधर वाला पोर्शन भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये मैंने आपको बता ही दिया है, हेवियर ऑब्जेक्ट विल हैव लार्जर इनर्शिया इन कंपैरिजन टू लोअर ऑब्जेक्ट, और इसीलिए जो भारी सामान होता है उसको हिलाने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इनर्शिया ज़्यादा होता है, और इनर्शिया मतलब उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी नहीं है कि वो अपनी जगह को बदल पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन इनर्शिया, ये हम डिफाइन कर चुके हैं, डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी है, और आप कंसेप्ट अपना क्लियर करें तो आप एग्जाम में खुद से भी आंसर इसके लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल, मैंने पूरा लॉ लिखा था और इसके एग्जांपल्स भी आपको एक्सप्लेन किए थे, एक तो लीव का एग्जांपल था, ठीक है। अब है इन विच डायरेक्शन द पैसेंजर्स विल फील द जर्क व्हेन बस स्टार्ट सडनली। क्या है, जब बस एकदम से शुरू होती है, देखो 2 तरीके से क्वेश्चन होता है, जब हम ब्रेक सप्लाई कर देंगे तो आगे गिरेंगे मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन, और जब हम पीछे की तरफ गिरते हैं और इसमें क्या है, बस एकदम से स्टार्ट हुई है, पहले रेस्ट पे थी फिर मोशन में आई, इसका मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। विच विल हैव मोर इनर्शिया, एक कार है और एक बस है, एक बाइसिकल है और एक मोटरसाइकिल है, एक कार है और एक ट्रेन है, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, बस का मास ज़्यादा होगा तो इसका इनर्शिया ज़्यादा, मोटरसाइकिल भारी होगी तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, ट्रेन भारी होगी तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया
और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया विद एग्जांपल, इट मीन्स यू हैव टू राइट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। किसी भी जैसे मान लो इनर्शिया को आपको हिंदी में लिखना है, आपको ये पता है कि भाई वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती, मतलब रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। ठीक है, अब आप इसको हिंदी में खुद से भी बना के लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी की क्षमता, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्षमता नहीं है कि वो अपनी स्टेट को बदल पाए, अपनी जगह को बदल पाए, उसको हम जड़त्व कहते हैं या इनर्शिया कहते हैं। और इसी तरीके से आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम अपने नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।